मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि इस इस्तीफे के मायने क्या हैं। लेकिन उसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि मणिपुर की समस्या आफ्टर ऑल ये इरप्ट कैसे हुई और यहाँ पर कुछ विदेशी शक्तियों की जो बेसिकली ताकत लगाई गई उसके तहत ये रेजिग्नेशन के क्या मायने हैं। मणिपुर में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सामाजिक वर्ग है जो कि मेतीज़ हैं। अगर आज की डेट में 2011 सेंसस की फिगर की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मेतीज़ की पॉपुलेशन 53%, 53% मेतीज़ की बेसिकली मणिपुर में है। मणिपुर में मेतीज़ जो हैं वो हिंदू हैं, सनातन धर्म को बिलोंग करते हैं और इसके साथ साथ कई मुसलमान भी हैं जो कि पंगल के नाम से जाने जाते हैं। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 1947 से पहले मणिपुर में जो मेतीज़ हुआ करके थे उनको बेसिकली एक ट्राइबल ग्रुप ही माना जाता था और ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रिटिश के दौरान मणिपुर के अंदर जो मेतीज़ थे उनको बेसिकली शेड्यूल ट्राइब के तहत देखा जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मणिपुर का मर्जर भारत के साथ हुआ 1949 में, उस मर्जर के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि जो मेतीज़ थे, खास करके जो हिंदू समाज वाले और सनातन धर्म के फॉलोअर थे, इनके एसटी टैग को छीन लिया गया। और उसके बाद सिर्फ टैग नहीं छीना गया, इनको एसटी टैग से छीनने के बाद मणिपुर का पूरा राज्य का इलाका जो है, जो एरिया वाइज 22,327 स्क्वायर किलोमीटर का है, उसके बाद ये किया गया कि इन मेतियों को 2,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही बोल दिया गया कि आप यहीं पर रहेंगे। आज परिस्थिति ऐसी है कि जो मणिपुर के अंदर 53% पॉपुलेशन है, यानी कि 53% पॉपुलेशन जो है वो केवल 10% लैंड एरिया में रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 90% एरिया है, उस 90% एरिया में ना तो इन मेतियों को परमिशन है लैंड खरीदने की और रहने की, और ना ही इनको वहां पर जाकर किसी भी प्रकार की कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने की भी परमिशन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बाकी 90% एरिया मणिपुर का है, वहाँ आफ्टर ऑल रहता कौन है? तो वहां पर रहते हैं ईसाई धर्म के फॉलोअर्स, जो कि 20 अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स को जोड़ के बने हैं, जिनको चिकुमी कहा जाता है। चिकुमी बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है जो स्टैंड करता है चिन ट्राइब को लेके, कुकी ट्राइब को लेके, मीजो ट्राइब को लेके और जोमी ट्राइब को लेके। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि इन सारे ट्राइब्स में से चिन ट्राइब्स जो हैं, जिनको कुकी चिन भी कहा जाता है, ये सबसे बड़े वर्ग के हैं। दूसरी सबसे दिलचस्प बात को ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो लोग 90% लैंड पे रहते हैं, इनकी पॉपुलेशन पूरे राज्य में केवल सिर्फ 26% है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग पहली बात तो किसी भी प्रकार से जो मणिपुर है उसके नेटिव ही नहीं है। अगर हम बेसिकली कुकी चिन लोगों के इतिहास को समझने की कोशिश करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कुकी चिन है, इनको पहली बात तो ब्रिटिश के दौरान मणिपुर में लाकर बसाया गया। ये ब्रिटिश के दौरान जो मणिपुर के बगल में बर्मा का राज्य था, जो आज की डेट में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उस बर्मा और म्यांमार से बेसिकली इनको लाकर यहाँ पर सेटल किया गया। और यहाँ पर जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे मणिपुर के, जिसमें मेती समाज के लोग थे और दूसरे जो हमारे नागा समाज के लोग थे, उनके तहत लाकर इनको सेटल किया गया और इनके तहत लड़ाइयाँ करवाई गई तीनों समाजों के बीच में। सबसे बड़ी बात यह है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो कुकी समाज के लोग आए, जो कि म्यांमार के चिन प्रोविंस से आकर जब ये लोग यहाँ पर सेटल हुए, तो इनको सिर्फ ब्रिटिश का सपोर्ट नहीं मिला, बल्कि क्योंकि ये ईसाई धर्म के थे तो इसको बेसिकली शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का भी सपोर्ट मिला। पूरे के पूरे शीत युद्ध के दौरान सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि ये जो कुकीज़ थे, खास करके जो कुकी चिन्स थे, इनको ब्रिटेन अमेरिका के सपोर्ट के साथ साथ इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ को भी अग्रेसिव लेवल से चलाया। और शीत युद्ध जब चल रहा था उस समय बर्मा जो है वहाँ पर बेसिकली बेस बनाकर अमेरिका जो है एक प्रकार से चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रही थी। सबसे बड़ी बात यह भी है, अगर हम देखें कि ये जो कुकी चिन्स हैं, इनके तहत खास करके जो ये पहाड़ी इलाकों में आकर सेटल हुए थे मणिपुर के, उन इलाकों में इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, पॉपी कल्टीवेशन को बढ़ावा देने वाले भी अमेरिका के CIA वाले लोग थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इन लोगों ने, जो कुकी चिन लोग थे, इन्होंने सिर्फ जो है क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ पे फोकस नहीं किया, बल्कि इससे ज़्यादा इन्होंने जो है नारकोटिक्स लेवल पर अपनी पकड़ बना ली। अब क्योंकि ये बेसिकली उस पूरे के पूरे गोल्डन ट्रायंगल से, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट से लेके कंबोडिया, लाओस, वियतनाम से बना हुआ है, वहाँ तक जुड़े हुए थे, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो
कुकी चिन लोग हैं जो कि मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, ये सारे के सारे लोगों ने एक प्रकार से ड्रग ट्रैफिकिंग का पूरा नेक्सस बना लिया। अब जाहिर सी बात है कि जब ड्रग ट्रैफिकिंग का नेक्सस बना तो इसके तहत इनको पैसा भी बहुत मिला। जब इनको पैसा मिला तो इस पैसे के तहत इन्होंने ये कोशिश करने की एक मुहिम चलाई कि जो जितने भी मेती समाज के लोग हैं उनको और सप्रेस किया जाए। अब जैसा कि हमने देखा कि मेतियों को पहले भी जो है एसटी स्टेटस से डिप्राइव कर दिया गया था, जैसे जैसे मेतीज ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मूवमेंट चलाकर ये बात बोली कि हमें एसटी स्टेटस चाहिए, जैसे जैसे मेतियों ने ये बात बोली कि राज्य में एनआरसी होना चाहिए, जैसे जैसे मेतियों ने ये बात बोली कि हमें भी वो 90% राज्य जो हमारा खुद का राज्य है जिसके हम ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं वहाँ पर रहने की परमिशन मिलनी चाहिए, उतना ही जो है पहली बात तो ये कुकी चिन्स जो हैं अग्रेसिव होते गए मेतियों के खिलाफ। और एक पॉइंट पर आकर यहाँ पर जो है फिर एक नया नरेटिव चालू हुआ। आपने शायद एक संस्था का नाम नहीं सुना होगा जिसको हम कहते हैं फियाकोना। फियाकोना एक बड़ी दिलचस्प संगठन है, इसको चलाने वाला CIA है। फियाकोना का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन क्रिश्चियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये संगठन जो है एक व्यक्ति चलाता है जिसका नाम है जॉन प्रभुदास। ये है तो तमिलनाडु का, लेकिन ये अमेरिका में जाकर पहली बात तो सनातन धर्म छोड़ के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद ग्रेजुअली इसने CIA के प्रोपोगेंडा को करने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम था पॉलिसी इंस्टीट्यूट फॉर रिलीजन एंड स्टेट। पॉलिसी इंस्टीट्यूट फॉर रिलीजन एंड स्टेट का एक फर्दर फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बना फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन क्रिश्चियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब से बीरेन सिंह की सरकार मणिपुर में आई थी, बीरेन सिंह की सरकार ने 2-3 चीज़ों के ऊपर काम करना चालू किया। सबसे पहले तो जितना भी इलीगल लेवल पर ये जो नैरकोटिक्स का कल्टीवेशन हो रहा था इसको तोड़ने की कोशिश करी। जैसे ही ये नैरकोटिक्स कल्टीवेशन को तोड़ने की कोशिश करी, CIA को एक चीज़ समझ आ गई कि अगर हमारा इंडिया में खास करके जो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में नैरकोटिक्स कल्टीवेशन का पूरा मणिपुर में बेस है, अगर सरकार की इस मुहिम के तहत ये नैरकोटिक्स बेस तोड़ दिया जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर रहकर जो हम पॉपी कल्टीवेशन को एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं और पूरे भारत में जो है ड्रग्स को बढ़ा रहे हैं, वो गेम हमारा खत्म हो जाएगा। तो इस कारण से सबसे पहले तो CIA सतर्क हुआ। दूसरी बात ये हुई कि जब CIA ने देखा कि भाई मणिपुर की सरकार बीरेन सिंह की लीडरशिप में आगे कार्य करने के चक्कर में उसने जब मीतीज को भी ये बात बोली कि आपको ST टैग देने की चर्चा हम मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और उसके ऊपर जो है हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद तो इन लोगों को ये समझ आ गया खास करके कि देखो यहाँ पर तो जो ये सरकार है ये मेतियों को आगे बढ़ाना चाहती है और कुकी चिन्स को सप्रेस करना चाहती है। इस कॉन्टेक्स्ट में CIA ने 2 कार्य करे। सबसे पहले उसने फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन क्रिश्चियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो जॉन प्रभुदास की संगठन थी जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, उसका प्रयोग करके पहली बात तो इन्होंने ग्राउंड लेवल पर मणिपुर में मेती और कुकीज़ के बीच में क्लैश चालू करा। ये मेती कुकीज़ के बीच में जो क्लैश चालू हुआ ये इस प्रकार का क्लैश था जो पिछले 1.5 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं मणिपुर में। और सबसे बड़ी बात है कि CIA ने प्रोपोगेंडा करके ये क्लैश को इस प्रकार से दिखाया कि ये क्लैश एक रिलीजियस वायलेंस है और ये क्लैश जो है हिंदू वर्सेस क्रिश्चियंस है। और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हिंदुओं को अत्याचारी बताया गया और ये बताया गया कि हिंदूज जो हैं क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और इसके तहत फिर जो भारत में पूरे के पूरे हमारे कुछ राजनीतिक वर्ग है जिनको दिलचस्पी सिर्फ इन्हीं चीज़ों में मिलती है कि भाई सुबह से रात जो है वो इन्हीं चीज़ों को उजागर करें रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो लड़ाई रिलीजियस नहीं बल्कि एक नैरकोटिक्स की लड़ाई है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा नहीं करी। तो ये करने के साथ साथ क्या हुआ कि एक इंटरनेशनल लेवल पर प्रोपोगेंडा चलाया गया कि देखिए मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। फिर यहाँ पर CIA का जो पूरा इकोसिस्टम है भारत के अंदर, जो एक प्रकार से हमारे यूट्यूब कार्टल मीडिया से लेकर कुछ चुनिंदा अपने आप को निष्पक्ष मीडिया पत्रकार कहने वाले लोग, सुबह से रात तक उन्होंने भी ये प्रोपोगेंडा चलाया। लेकिन किसी भी इन लोगों ने, अगर आप इनके कोई भी एपिसोड देखते हैं तो दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने नैरकोटिक्स की चर्चा नहीं करी। इन्होंने ये बात कभी अपने एपिसोड्स में नहीं बोली कि सरकार का रवैया जो नैरकोटिक ट्रेड को लेकर है और जो सरकार कठोर कदम उठा रही है इस नैरकोटिक्स चेन को, सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए, उसके ऊपर ये जो सारी कार्रवाई चल रही है दैट इज द फैक्टर जिसकी वजह से ये सारा क्राइसिस हो रहा है। तो ये बात बार बार दिखाना कि सिर्फ ये एक रिलीजियस एंगल है, आप इससे समझ सकते हैं कि ये प्रोपोगेंडा कितना आगे बढ़ गया। लेकिन जब सरकार अपने काम पर अड़ी रही और जब सरकार ने बोला कि नहीं कुछ भी हो जाए, ये प्रोपोगेंडा जितना मर्जी चलता रहे, नैरकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी, इसके बाद फिर CIA ने बांग्लादेश के अंदर रेजिम चेंज किया। क्योंकि CIA को ये पता था कि कल को मान लीजिए अगर आने वाले समय में अगर हमारा बेस मणिपुर से हट जाता है तो हमें म्यांमार से लेके अराकन योमा माउंटेन्स का जो अराकन रीजन है वहाँ से लेकर बांग्लादेश तक एक नया स्ट्रेच क्रिएट करना पड़ेगा ताकि पैरेलल लेवल पर हमारे पास एक फॉल बैक ऑप्शन हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप कनेक्ट कीजिए डॉट्स को कि जब मणिपुर में सरकार अपने रवैये को लेकर अड़ी रही कि नैरकोटिक ट्रेड हम तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे,
तो बांग्लादेश में रेजीम चेंज करके ये बात दिखाई गई कि देखिए अब यहाँ पर मोहम्मद यूनुस की रेजीम है। मोहम्मद यूनुस की रेजीम ने एक लॉलेसनेस पूरे बांग्लादेश में क्रिएट कर दिया है और आज की डेट में जितने भी हिजबुत तहरीर से लेकर सारे और संगठन है बांग्लादेश के, ये सारे के सारे जमाते इस्लामी के साथ मिलके, ISI पाकिस्तान और अमेरिका के साथ मिलके सहयोग दे रहे हैं इस पूरे के पूरे ड्रग ट्रैफिकिंग रैकेट को। और साथ में यहाँ पर एक रेफ्यूजी क्राइसिस भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इस दौरान बीच में लास्ट मंथ जो है भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने खास करके अराकान आर्मी को रीएक्टिवेट किया। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और आपने वो देखा भी होगा। उस वीडियो के तहत हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि जो ये अराकान आर्मी का रिसरेक्शन हुआ, इसके बाद कम से कम ये है कि जो बांग्लादेश म्यांमार के बॉर्डर के बीच में जो परिस्थिति है वहाँ पर अब एक रॉ का प्रेजेंस है। इस कॉन्टेक्स्ट में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि एक जो कनेक्टिंग ब्रिज जो ये लोग चाह रहे थे वो अब हुआ नहीं है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये रेजिग्नेशन क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पर ये महत्वपूर्ण इस कारण से है क्योंकि सरकार ने अब ये चीज़ देख ली कि जैसे जैसे बांग्लादेश की सिचुएशन और डिटीरियोरेट करेगी, इस सिचुएशन के डिटीरियोरेशन के दौरान हमें कम से कम मणिपुर के अंदर एक पकड़ बनाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज आगे उठ सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये उठ सकती है कि जिसका सबसे बड़ी संभावना है कि आने वाले समय में मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। प्रेसिडेंट रूल लगाना जो है एक अनुकूल परिस्थिति इस कारण से भी है क्योंकि इससे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली मणिपुर को एडमिनिस्टर कर पाएगी और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पर अभी इस प्रकार से है कि डिस्टर्ब किया गया एक्सटर्नल फोर्सेज के तहत, तो आने वाले समय में ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब तक नॉर्मलाइज नहीं होता, क्योंकि अब जैसे ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पावर संभाली है आपने देखा है कि US एड को सबसे पहले बंद कर दिया गया है। US एड अपेरेंटली एक बहुत बड़ी संस्था थी जो फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन क्रिश्चियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका को चला रही थी। तो यहाँ पर इस प्रकार से आने वाले समय में, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के दिन खुद वैसे भी लिमिटेड हैं, वो भी ज़्यादा लंबे समय तक टिकने नहीं वाला है, चंद महीनों का मेहमान है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब तक ये परिस्थिति नॉर्मलाइज नहीं होती, एक प्रोबेबिलिटी ये उठती है कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद एक प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाए, जिससे कि जो है सेंट्रल फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज मणिपुर में जाकर एक प्रोलॉन्ग्ड तरीके से ये इंश्योर कर पाएं कि वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की इस गतिविधि को अंजाम ना दिया जाए जिसके तहत ये नारकोटिक ट्रेड का जो सप्लाई चेन है जिसको तोड़ा जा रहा है उसमें कोई बाधा है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ सबसे बड़ी इस समय जो समस्या है मणिपुर की, जिसको प्रोपोगेंडा के तहत दिखाया जा रहा है कि एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के अंडर जो क्रूशल फैक्टर है जो नहीं बताया जा रहा है वो है पूरा का पूरा नारकोटिक्स। और यहाँ पर CIA को पता है कि अगर मणिपुर हाथ से गया तो उसके बाद हम लोग सीमित रह जाएंगे सिर्फ गोल्डन ट्रायंगल के उस इलाके में जहां से ड्रग्स को इनफ्लो करके भारत में लाना और मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि CIA इस समय लंबे समय से एक कार्य इस प्रोजेक्ट पे चल रही है कि भारत के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ाई जाए, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में ये प्रोबेबिलिटी और घटेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करके मोहम्मद यूनुस को हटाता है, जो कि होना ही होना है, इस कॉन्टेक्स्ट में अराकान आर्मी का प्रेजेंस जो अराकान रीजन में है भारत की, जहां पर रॉ ऑलरेडी एक रोल बहुत अग्रेसिव प्ले कर रही है, और साथ में मणिपुर के अंदर ये कमान संभालने से लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि मणिपुर में स्टेबिलिटी और आएगी। तो आई होप इस वीडियो के तहत आपको जो है पूरे इस इशू की क्लैरिटी मिल गई और इसके क्या मायने हैं वो भी अब आपको समझ आ गया। धन्यवाद।